वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। आज तारीख है 7 अगस्त और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका साथी नदीम अकरम। मिडल ईस्ट की वो 10 अहम और फिक्र अंगेज खबरें लेकर हाजिर हूं, जिन्हें जानना सिर्फ ज़रूरी नहीं है बल्कि लाजमी भी है। जहां एक तरफ गजा के आसमान में फिर बमबारी बरसी, वहीं लेबनान से लेकर सीरिया तक धमाकों की गूंज सुनाई दी और इधर इराक की पार्लियामेंट में जूते और थप्पड़ों का अखाड़ा बन गया। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पेन के जंगल की आग ने मचाई तबाही। दोस्तों, स्पेन के जंगलों में लगी एक भयानक आग ने तबाही मचा दी है। एम्बोसिया के जंगल में भड़की ये आग इतनी तेज है कि अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को फौरन वहां से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। दमकल अमले और फौजी दस्तों की कई टीम में आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन तेज हवाओं और झुलसती गर्मी ने हालात को और संगीन बना दिया है। इस आग ने न सिर्फ मकान को नुकसान पहुंचाया बल्कि कई जानवर भी हलाक हो चुके। हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो भी लोग मुतासिर इलाकों में हैं वो फौरन इलाका खाली करते हैं। ये कोई मामूली हादसा नहीं है, ये एक कुदरती कहर है जो इंसान और माहौल दोनों के लिए खतरा बन चुका है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, सीरिया के 107वीं ब्रिगेड पर धमाके, इजरायली फिजाई हमले का दावा। सीरिया से एक और फिक्र अंगेज खबर सामने आ रही है। दमिश्क के करीब मौजूद 107वीं ब्रिगेड ने जोरदार धमाकों की इत्तला मिली है। मुल्की मीडिया और चश्मदीदों का कहना है कि ये धमाके इजराइल की तरफ से किए गए फिजाई हमलों का नतीजा है। अभी तक हुकूमत ने आधिकारिक तौर पर तस्दीक नहीं की है, लेकिन धमाकों के बाद आसमान में धुएं के गुब्बार और एम्बुलेंस की आवाजाही देखी गई है। इजराइल अक्सर सीरिया में मौजूद ईरानी या हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाता है और यही अंदेशा इस बार भी जाहिर किया जा रहा है। क्या ये हमला इलाकाई जंग को और हवा देगा या फिर ये सिर्फ एक वार्निंग थी? तफसीलात का इंतजार है और सवाल यही है, जब सीरिया में इतने बड़े हमले हो रहे हैं तो जुलानी कहां मर चुका है? वहीं आप तीसरी खबर देखिए दोस्तों, लेबनान पर फिजाई हमले। दोस्तों, इजरायली फौज ने एक बार फिर जनूबी लेबनान को अपने फिजाई हमलों का निशाना बनाया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मरौन अल रस, आयत अल शब और रमिश जैसे इलाकों में धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। इजराइल ने यह दावा किया है कि उन्हें हिजबुल्लाह के मरकज़ को निशाना बनाया, लेकिन लेबनानी मीडिया और मुहाफ़िज़िन का साफ तौर पर कहना है कि इन हमलों में कई आम अफराद भी जख्मी हुए। इन धमाकों के बाद इलाके दहशत और अफरा तफरी का माहौल है और लोग अपने घर छोड़कर महफूज जगहों की तरफ जा रहे हैं। और अब सवाल सीधा लेबनानी हुकूमत से और उसकी आर्मी से। हिजबुल्लाह को रोकने के लिए तो सारा दमखम लगाया जा रहा है, इन हमलों को रोकने के लिए आपने क्या पलटवार किया है? वहीं आप चौथी खबर देखें, इजरायली फिजाई हमलों की नई फुटेज लुबनान से सामने आई है। वीडियो और फुटेज ने इजरायली फिजाओं की हमलों की शिद्दत और वुसअत को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। इजरायली जंगी तैयारों ने बीती रात कई मुख्तलिफ पोजीशंस को निशाना बनाया, जिसमें आयता अल शब, रमिश यारून जैसे इलाके शामिल हैं। इन फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बमबारी के बाद धुएं के बादल, जमीन हिलती आवाजें और लोगों की चीख पुकार चारों तरफ गूंज रही है। हिजबुल्लाह की जानिब से अब तक कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन माहिरीनी का कहना है कि हालात एक खुले टकराव की तरफ बढ़ चुके हैं। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इराकी पार्लियामेंट में कोहराम, एमपीज में झड़प, जूतों की बारिश और हाथापाई तक नौबत। इराकी पार्लियामेंट का आज एक मंजर किसी तयशुदा मैदान से कम नहीं था दोस्तों। एक मामूली सियासी इख्तलाफ में इतना संगीन रूप ले लिया कि एमपीज आपस में ही भिड़ गए। नारेबाजी, धक्का मुक्की, फिर जूतों की बारिश। जी हाँ, इराकी पार्लियामेंट के अंदर जूते चलाए गए हैं और कई एमपी एक दूसरे को थप्पड़ और मुक्कों मारते दिखाई दिए हैं। हैरत की बात यह रही कि स्पीकर और सिक्योरिटी अमला भी इस झगड़े को रोकने में नाकाम रहा। सोशल मीडिया पर इस वाक़े की वीडियोस वायरल हो रही है, जिससे दुनिया भर में इराकी सियासत की नुमाइंदगी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये जमहूरियत का चेहरा है या फिर सिर्फ कुर्सी की लड़ाई का नंगा नाच बन चुका है? वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं।
कसाम और सराय अल कुदूस का इजरायली फौज पर बड़ा हमला। गजा से एक और आतिशी और फौजी जवाब सामने आया है। कसाम ब्रिगेड ने, जो कि हमास का फौजी बाजू है, उसने ऐलान किया कि बीती रात उसने इजराइल की एक D9 मिलिट्री बुलडोजर को तांडुम कजीफे से निशाना बनाया। यह हमला शर्की तहता के इलाके में हुआ। इसी के साथ सराय अल कुदूस जिहाद इस्लामी का फौजी हिस्सा है, उसने भी कसाम के साथ मिलकर खान यूनुस के इलाके में हशाशिन पोस्ट के करीब इजरायली आर्म्ड वाहनों पर मोर्टार गोले दागे हैं और एक इजरायली टैंक को थाकिब LED से तबाह कर दिया है। इसी ताजा सिलसिले में तीनों फौजी तंजीमात कसाम, सराय अल कुदूस और अलवियुतुन नासिर ने मिलकर सतर अल गरबी में इजरायली फौज के ठिकानों पर हमला किया। इसके अलावा दारुल अरकम स्कूल के पास इजरायली कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट पर भी मोर्टार शेलिंग की गई है और एक आर्म पर्सनल कैरियर को हाई एक्सप्लोजिव बैरल बम से उड़ा दिया गया, जिसमें इजरायली फौजी या तो मारे गए हैं या शदीद जख्मी हुए। मुजाहिदीन ने हेलीकॉप्टर द्वारा इविक्शंस ऑपरेशंस को भी रिकॉर्ड करके दिखाया है। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, इजरायली फौज ने बनाई आत्मस्मून रेजिमेंट। इजराइल अब अपनी जंग में उम्र दराज रिजर्व सिपाहियों को भी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। इजरायली चैनल I-24 ने इंकशाफ किया है कि फौज की शोबाए तख्तीत यानी कि प्लानिंग डिवीजन ने एक नई रेजिमेंट आत्मस्मून को मंजूरी दे दी है। यह बटालियन उन रिजर्व अफराद पर मबनी होगी जिनकी उम्र 50 से 55 साल के दरमियान है। दोस्तों, अब जो लोग ये कहते हैं कि इजराइल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, यकीनन मैं भी इजराइल की इस बात को आप लोगों के साथ मिलकर के कहता हूं कि कोई नुकसान नहीं हो रहा। और अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा तो जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें फौज में दोबारा से दाखिल होने के लिए क्यों कहा जा रहा है? और क्यों 14 साल से लेकर के जो अभी हाल फिलहाल में अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 14 से 22 साल की उम्र में मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ रही है और आप कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं हो रहा। और अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा तो ये रेजिमेंट लागू करने की नौबत क्यों आ रही है? जहां इजरायली फौज कह रहा है कि तकरीबन लाखों फौजियों की जरूरत है हमें, वहीं आप 8वीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह कमजोर नहीं है, अपने शबाब पर रह रहा है। एक बार फिर हिजबुल्लाह के असले को निशाना बनाने की साजिश सामने आई है और इस बार लेबनान हुकूमत ने बाकायदा लुबनानी फौज को यह टास्क दे दिया है कि वो साल के आखिर तक ऐसा प्लान बनाए जिससे मुल्क में सिर्फ रियासत के पास हथियार रहे। लेकिन इस ताजा हलचल पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने साफ कहा, मुकावमत को बेहथियार करने की कोशिश कोई नई बात नहीं है, लेकिन मयार जंग ने यह साबित कर दिया है कि हिजबुल्लाह का असला ही उसकी असल ताकत है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग ये तासुर फैला रहे हैं कि हिजबुल्लाह कमजोर हो गया है, लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह के हालिया बयान ने यह साफ कर दिया कि पार्टी हर दबाव का डटकर मुकाबला करेगी। अराक्ची ने यह भी दावा किया कि पिछली जंग को तंजीम को नए सिरे से मुअज्जिन कर दिया गया। ताज़ा तैनुत में ये तस्वीरें सामने आई। ईरान का पैगाम साफ है, हिजबुल्लाह आज भी अपने शबाब पर है और हर हमले का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्लोवेनिया का बड़ा फैसला। यूरोपीय मिल्क स्लोवेनिया ने आज एक बेहद बोल्ड और इंसानी फैसला लिया है। उसने इजराइल के कब्जा शुदा फलस्तीनी इलाकों में बनी तमाम चीज़ों के आयात पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, हुकूमती बयान में यह कहा गया कि अब उन तमाम सामानों की आमद पर रोक होगी जो इजरायली कब्जा वाली मुतनज़ा फलस्तीनियों से आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्लोवेनिया ने अब इस बात पर भी गौर कर रहा है कि इन इलाकों में स्लोवेनिया से कोई सामान ना भेजा जाए। वजीर आजम रॉबर्ट ग्लोब ने इजराइल की गैर कानूनी कॉलोनियों, ज़बरदस्ती बेदखली और घरों की तबाही को बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। उन्होंने साफ कहा, यह अमल सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम की ज़िंदगी और इज्जत को नहीं बल्कि पूरे अलमी निज़ाम की बुनियाद को ख़तरे में डाल रहा है। और स्लोवेनिया वो देश है जब 2023 में 7 अक्टूबर के बाद जब हमास और इजराइल की जंग चली तो तमाम देश कंधे से कंधा मिला करके खड़े थे इजराइल के साथ में।
اور بیتے 2 سال بعد ایسا کیا ہوا دوستوں کہ ہر کوئی لات مارتا ہوا اسرائیل کو نظر آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری سب سے بڑی بھول تھی تمہارا ساتھ دینا۔ وہیں آپ 10ویں اور آخری خبر دیکھیں، آج صبح صبح غزہ کی فضا پھر سے لہو میں ڈوب ملی ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایک بار پھر بے گناہ فلسطینی عوام کو نشانہ بنایا اور اس بار نازنینی اور خیمگاہوں، مکانوں اور پڑوس پر تابڑتوڑ ہوائی حملے کیے ہیں۔ دیر البلاغ میں ایک خیمے پر حملہ، کم سے کم 5 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ نصیرات کیمپ میں ایک فلیٹ پر حملہ ہوا جس میں انس عبد الرحمن الجمال، ان کی بیوی اور 2 معصوم بچیاں شہید ہو گئیں۔ خان یونس میں 6 سالہ بچی امیر منصور اور ان کی والدہ اسرائیلی میزائل حملے میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ یہ حملہ ایک معزنی کیمپ پر ہوا ہے۔ وہیں ابو سہلول پر پریوار اور شتی کیمپوں پر مسجد سوسی کے پاس علاقہ بھی اس بمباری کی زد میں آیا۔ ہر طرف لاشیں، آگ اور چیخیں ہیں۔ صرف آسمان ہی نہیں، اسرائیلی بوٹس نے بھی رفح میں ساحل پر گولی باری کی، یعنی زمین، سمندر اور فضا، تینوں طرف سے حملہ ہے۔ کیا یہ جنگ ہے یا نسل کشی کا اعلان؟ یہ سوال اب پوری انسانیت سے پوچھا جانا چاہیے۔ جہاں آپ دیکھیں کہ بیتے 2 سال بعد بھی آسمانی حملے کرنے پڑ رہے ہیں، اور میں بار بار ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل صرف آسمانی حملوں میں نقصان پہنچا رہا ہے۔ زمینی استر پر مجاہدین جو چپے چپے پر تعینات ہیں وہ اسرائیلی فوج کو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ تھی مڈل ایسٹ کی 10 سب سے بڑی اہم خبریں۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔